यस क्लास 11th, वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिबेंचर्स पढ़ा आपने अच्छी तरह से, उसके फीचर्स भी कर लिए हैं। तो चलिए आज उसका मैरिट्स और डीमेरिट्स करके काम ख़त्म करते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसके मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो फीचर्स हम समझ चुके हैं, तो मैरिट समझना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर हम मैरिट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि कंपनी को क्या फ़ायदा है डिबेंचर्स इशू करने पे। अच्छा, क्या फ़ायदा हो सकता है, कंपेयर भी करते रहेंगे साथ साथ हम शेयर से, इससे हमें डिफरेंस भी पता चलता रहेगा और साथ साथ हमारे मैरिट्स भी होते रहेंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि डिबेंचर्स इशू करने पर कभी भी डिबेंचर्स में डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का सामना एक कंपनी को नहीं करना पड़ता। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का सामना नहीं करना पड़ता का क्या मतलब है, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट समझा रखा है। लास्ट वीडियो में जाओ, लास्ट वीडियो में जाओ, सब में मैंने अच्छी तरह समझाया है। तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता, इसका क्या मतलब है उनके लिए जो कि अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ इस वीडियो से। तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है, अगर हम शेयर्स इशू करते हैं, कंपनी शेयर्स इशू करती है, तो इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि कंट्रोल करने वाले लोग, कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, कंपनी में इंटरफेयर करते हैं वो लोग। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स तो क्रेडिटर्स होते हैं। तो अब कंपनी कितने भी डिबेंचर इशू करती जाए तो उससे कंपनी के कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग कभी भी कंट्रोल नहीं करते हैं, दे आर ओनली द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर इशू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा कंपनी को ये होता है कि कितने भी डिबेंचर्स इशू कर लो, कोई भी कंट्रोल कंपनी को नहीं करेगा या डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। राइट, और क्या फ़ायदा हो सकता है डिबेंचर इशू करने का, डिबेंचर इशू करने का एक ये भी फ़ायदा है, अगर मैं शेयर से कंपेयर करूँ इक्विटी शेयर से, इक्विटी शेयर में कभी भी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रहती। मतलब कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिए, आपसे पैसा ले लिया, तो वो पूरी लाइफ टाइम कंपनी के पास रहेगा। अगर कंपनी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो आपको वापसी लौटा सकती है, नहीं लौटा सकती। मतलब उसको जब तक कंपनी रहेगी एग्जिस्टेंस में आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पैसे हैं तो आपका पैसा लौटा दे, मतलब इनफ्लेक्सिबल है। लेकिन डिबेंचर फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डिबेंचर एक टाइम के लिए इशू किया जाता है, तो इंटरेस्ट भी उसी टाइम तक के लिए दिया जाता है, और जब भी पैसे वापसी डिबेंचर्स को कर दिए तो उसके बाद इंटरेस्ट देने का झंझट भी ख़त्म। तो इसीलिए कहा जाता है कि डिबेंचर फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप इशू कर ले कंपनी जब भी चाहे, और जब भी चाहे एक टाइम, एक लिमिट के बाद के लिए इशू करे और उसके बाद उसके पैसे के पेमेंट भी कर दे। मतलब एक लाइफ टाइम का बर्डन नहीं है डिबेंचर्स के, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। तो ये चीज़ तो हमें साफ साफ समझ में आती है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा अगर हम देखें तो डिबेंचर्स में बहुत से इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। अब जैसे मैं, आप, हम लोग चाहते हैं कि हमें रिस्क नहीं चाहिए, हमें तो एक टाइम से इंटरेस्ट मिल जाए, टाइम से हमारा पैसा वापसी हमें मिल जाए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर वो ऐसे ही होते हैं। राइट, कई होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं तो वो शेयर्स खरीद लेते हैं। तो जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसको इन्वेस्टर मिल ही जाते हैं, लोग खरीदने के लिए तैयार ही होते हैं, पैसा अरेंज हो ही जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वो रिस्की हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए डिबेंचर्स को गेट करने के लिए, खरीदने के लिए बहुत से इन्वेस्टर क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फ़ायदे थे जो कि कंपनी को डिबेंचर इशू करने पे मिलते हैं। चलिए और भी करते हैं इसके फ़ायदे। फर्स्ट इज़ लो कॉस्ट। मतलब इसका ये है कि जब भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उनको इशू करने में एक लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको याद है, जो भी सिक्योरिटी इशू करने पर हम ब्रोकर अपॉइंट करते हैं या बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं,
मैंने आपको बताया था। और वो स्टूडेंट्स जिनको याद है, जिनको मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे उस कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट कहा जाता है, राइट। चलिए, अब लो कॉस्ट मतलब कि अगर हम कंपेयर करें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, इन सबको इशू करने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन डिबेंचर को इशू करने में कंपैरेटिवली उनसे कम कॉस्ट आती है, मतलब पैसा कम लगता है, बचत होती है। तो डिबेंचर क्या है, इकोनॉमिकल सोर्स है या फिर लो कॉस्ट है उनकी, इनको इशू करने में कम पैसा लगता है। देन सेकेंड, नो डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। अभी मैंने आपको समझाया इनको कितना इशू कीजिए डिबेंचर्स को, कंपनी के कंट्रोल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर बिकॉज डिबेंचर्स सेफ हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत से लोग तैयार रहते हैं डिबेंचर्स खरीदने को। नेक्स्ट, फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स जब चाहे डिबेंचर्स कंपनी इशू कर दे और एक टाइम के बाद वापसी भी कर दे, मतलब ऐसा नहीं लाइफ टाइम तक उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या अपने पास पैसा रखना पड़ेगा, नो। जब उसको लगता है कि ये डिबेंचर होल्डर के पैसे वापसी करने कर दे, इससे उसके इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग को हम ज़्यादा लगाते हैं। डिबेंचर्स हमें हमेशा टैक्स बेनिफिट देते हैं, कैसे, ध्यान से समझना। सपोज हमने डिबेंचर, कंपनी हूँ मैं और कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर भी इशू किए और इक्विटी शेयर्स भी इशू किए। अब ध्यान से समझना, कंपनी, मैंने आपको ये सीक्वेंस समझा रखा है, ये आपके 12th तक के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीक्वेंस। कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज़, राइट। कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे थे, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दो, प्रॉफिट में से सबसे पहले बोरोड फंड ही तो है डिबेंचर, सबसे पहले बोरोड फंड को इंटरेस्ट दिया जाता है, ऑलवेज पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट देना पड़ गया कंपनी को, जो कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना पड़ा, तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ा सपोज 100 रुपीज़, कितने बच गए, 900 रुपीज़। और उसके बाद टैक्स की बारी आती है, हमेशा ध्यान रखो। यस, यहाँ पर टैक्स आ गया 90 रुपीज़, ठीक है ना, 10% हो गया, तो ये हो गया 810। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, अब एक दूसरी सिचुएशन हम लेके चलते हैं जहाँ पर डिबेंचर्स इशू ही नहीं कर रहा, कंपनी इशू ही नहीं कर रही, तो ऐसे में कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है 1000 रुपीज़ का, वही चीज़ मैंने एज्यूम की, तो ऐसे में अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू नहीं किए तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी कुछ नहीं बनेगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं बनेगा, तो इसका मतलब जो टैक्स देना पड़ेगा वो 1000 रुपीज़ पे देना पड़ेगा, कितना, 10%, इसका मतलब 100 रुपीज़, और कितने बचेंगे, 900 बचना है। फिर उसके प्रेफरेंस को देना है, इक्विटी को देना है, वो चीज़ अभी मैं हैंडल नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो 90 रुपीज़ टैक्स दे रही है, और जब डिबेंचर इशू नहीं करती है तो वो 100 रुपीज़ टैक्स दे रही है, मतलब टैक्स बढ़ गया। यहाँ पर तो मैंने आपको थाउजेंड्स में चीज़ें ली, अभी मैंने आपको बताया ये अरबों करोड़ों रुपीज़, बहुत सारे रुपीज़ की, करोड़ों अरबों रुपीज़ की बात होती है। तो ऐसे में ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो कितना 10 रुपये उसने सेव कर लिया टैक्स को, ऐसे कितना सेव कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो कंपनी को ये फ़ायदा हो जाता है डिबेंचर इशू करने पे। डिबेंचर इशू, क्योंकि डिबेंचर टैक्स डिडक्टेबल हैं, एक नया वर्ड, टैक्स डिडक्टेबल का मतलब ये है कि टैक्स को डिडक्ट करने से पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को कम टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ पर ये, क्योंकि हमने टैक्स डिडक्टेबल सोर्स मतलब डिबेंचर को ही इशू नहीं किया है, तो हमारा टैक्स क्या बन गया, ज़्यादा बन गया। अब यही समझते हैं हम बेनिफिट में, टैक्स बेनिफिट। तो डिबेंचर हमें क्या दे रहा है, टैक्स बेनिफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि टैक्स देने वाले जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, हमारा कम टैक्स लगता है, कंपनी का कम टैक्स लगता है। तो एक तरह से क्या फ़ायदा हो गया, टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा कौन दे रहा है, डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ क्लियर है, और अगर नहीं समझ में आई तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं इसको, और मैं आपको आंसर करूँगी। शायद मैं किसी और मेथड से समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाए, बट आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी 12th का कंसेप्ट है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि डिबेंचर इशू करने पर इक्विटी शेयर को फ़ायदा कैसे मिलता है। इससे भी आगे बढ़ते हैं,
बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करती हूँ अपनी क्लास में, तो वो नहीं समझना चाहते कि मैम ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये कंसेप्ट 12th का है, राइट। तो ये 12th के बच्चों को जब हम उनसे स्टार्टिंग से समझाते हैं तो वो सब चीज़ों को समझ जाते हैं, फिर वो ट्रेडिंग और इक्विटी भी समझ लेते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं आपको ट्रेडिंग और इक्विटी समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए चाहे मुझे आपके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़े। नॉट ओनली दैट, आप ये भी कर सकते हैं, आप मेरी 12th की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग और इक्विटी को जानने में, ठीक है। और मुझे पता है नहीं होगा 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट वांट दैट कि मेरे को हमें समझाइए प्लीज़, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको इंटरेस्ट है वो जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 12th का मैंने कर रखी है अपलोड, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ट्रेडिंग और इक्विटी की भी बनाऊँगी, राइट। अभी तक आज के लिए हमने सिर्फ इतने ही बेनिफिट्स किए कि इतने हमारे टैक्स बेनिफिट्स तक रहा, और आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में, अब डीमैरिट्स ऐसा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए अभी इतना ही, या फिर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। समझ में आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लास्ट में हमेशा जो मैं बोलती हूँ दैट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।